जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन्हें हम एक सेक्शन में बांटकर पढ़ रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो उसे तैयार करने में। हम इसके लिए ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स जी स्टैंड फॉर गरीब, वाई स्टैंड्स फॉर युवा यानी कि यूथ, उसके बाद ए का मतलब हो गया अन्नदाता और एन का मतलब हुआ नारी। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमने अन्नदाता और नारी के सेगमेंट को तो कवर कर लिया है, उससे रिलेटेड योजनाओं को हमने कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे वाई वाले सेगमेंट को, दैट मीन्स युवा एंड यूथ के सेगमेंट को। आज का जो सेशन है वो आप जैसे युवाओं को समर्पित है, जिसमें मोस्टली जो स्कीम्स है वो युवाओं को समर्पित स्कीम है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला स्कीम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। देखिए, इंटर्नशिप शब्द को समझिए। आई होप आप सभी इसके बारे में जान रहे होंगे, लेकिन हम इसे थोड़े कुछ शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो इंटर्नशिप एक ऐसी सीमित समयावधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। चाहे आप कॉलेज स्तर पे हो, है ना, या किसी प्रकार की डिग्री प्राप्त कर लिए हो आप, लेकिन जब जॉब में जाने से पहले उसके बारे में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना ताकि आप अपनी स्किल को बढ़ा सके, स्किल डेवलपमेंट कर सके। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत रिसेंट में इसकी शुरुआत हुई थी। दैट मीन्स कि बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है ये, कि अक्टूबर 2024 में, अब रिसेंट ही देखिए, मुश्किल से 7 महीने ही हुए हैं इसको, है ना। और मंत्रालय है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसमें लक्ष्य रखा गया है 5 वर्ष में कम से कम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। क्यों? ताकि वो वास्तविक दुनिया के अनुभव को प्राप्त करें। हम जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल डिग्री ही क्यों ना ले रहे हो, लेकिन वास्तविकता में हम थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ते हैं। उसके बारे में अधिकतर जानकारी हमें कॉलेज से निकलने के बाद पता चलती है। फील्ड में जब हम ग्राउंड जीरो पे जब हम काम करते हैं तब उसकी असलियत के बारे में हमें पता चलता है। तो वास्तविक दुनिया की नौकरी का जो अनुभव है वो हमें इससे प्राप्त होगा। और दूसरा, ताकि हम रोजगार क्षमता को बढ़ा सकें, इन्हेंस करना है अपने एक्सपीरियंस को और रोजगार क्षमता हमारी बढ़ सके। अब इसमें पात्रता है। अब यहाँ पे एक केच है। केच ये है कि एग्ज़ाम में आपको ट्रैप करने के लिए हो सके इसकी आयु के संबंध में थोड़ा सा आपको फंसाया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित आयु है 21 वर्ष से 24 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि इसमें 18 से दे दे, है ना, 18 से 32 या 35। जनरली युवा की जो उम्र निर्धारित कहाँ तक है, 35 वर्ष तक, तो हो सकता है 35 वर्ष तक इसमें ऑप्शन में दे दिया जाए। फिर शिक्षा इसमें प्रमुख एक घटक है कि कौन कौन से युवा जो निम्न कम से कम शिक्षा प्राप्त कर लिए हों, ऐसे लोगों को पात्र माना जाएगा। तो कम से कम न्यूनतम आप 10वीं पास हो, 12वीं पास, डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हो आपने, यूजी और पीजी डिग्री धारक, दैट मीन्स आप स्नातक हो या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। आप पूर्णकालिक अध्ययन या रोजगार में संलग्न नहीं होने चाहिए। आपकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप क्रीमी लेयर में, जो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है वो कितने तक है निर्धारित, 8 लाख तक है ना। सरकारी कर्मचारी वाले इसमें जो परिवार है वो अपात्र हैं, दैट मीन्स वो इसमें शामिल नहीं है। ये तो हमने इसकी कुछ पात्रता की बात की। अब इस इंटर्नशिप योजना के तहत ये सबसे बड़ा फैक्टर है और ये आपको याद रखना चाहिए कि 12 माह के लिए आपको इसमें इंटर्नशिप दिया जाएगा और हर महीने वजीफ़ा, दैट मीन्स कि आपको क्या होगा कि स्टाइफंड जो मिलेगा वो 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 4500 रुपये इसमें से सरकार देती है, 500 रुपये इसमें से संबंधित कंपनी देती है। अब देखिए, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट और जो कंपनियां होती है ना,
ये क्या करती है, अपने शुद्ध मुनाफे का कुछ परसेंट CSR एक मद होता है ना, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस मद के अंतर्गत वो क्या करते हैं, उस एरिया में कुछ काम करवाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या कुछ आवश्यकता से रिलेटेड। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब आपके यहाँ जो भी इंटर्नशिप करेगा उसको आप 500 रुपये इसी मद से ही देंगे। किससे? CSR मद से। तो ये हो गया। अब जब भी आप इस इंटर्नशिप योजना में शामिल होंगे ना, तो कभी आपको आकस्मिक ज़रूरतें भी आ सकती है, तो उस इमरजेंसी के लिए आपको एक मुश्त 6,000 रुपये दे दिया जाएगा जब आप इस योजना में शामिल होंगे। तो अब मान लीजिए कि आप इस योजना में शामिल हो रहे हैं और इंटर्नशिप करने के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, तो इसलिए आपका इंश्योरेंस भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपका इंश्योरेंस करेगी और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको सुरक्षा दी जाएगी। देखिए, अपवर्जन का मतलब है कि एक्सक्लूजन, कितने लोगों को एक्सक्लूड किया गया है कि इस योजना में वो शामिल नहीं होंगे, मतलब इस योजना के तहत अपात्र होंगे। तो जो भी IIT से ग्रेजुएट करते हैं, IIM से पढ़ने वाले, या जो CA होते हैं वो, MBBS या फिर MBA जैसे व्यावसायिक डिग्री हासिल करने वाले इस योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये हमने देखा PM इंटर्नशिप योजना के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMKVY। इसकी शुरुआत होती है 15 जुलाई 2015 को और इसका मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, है ना, उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास के लिए अलग ही एक मंत्रालय बना दिया गया है। इससे समझ आता है कि सरकार कौशल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध है। उद्देश्य है, सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, वर्तमान में जिसकी डिमांड है ना, हमारी जो भारत सरकार है वो हमेशा कहती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो कंट्री कौन है? भारत है। क्योंकि हमारे यहाँ 35 वर्ष तक के उम्र वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो उनकी वैल्यू इन्हेंस होगी, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं कि कहा जाता है कि एशिया के जो लेबर है, जो भी काम करते हैं, उनका क्या है, मेहनताना बहुत ही कम है, मतलब चीप लेबर है। तो एप्पल इसीलिए तो आज भारत में अपनी कंपनी लगा रही है। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने क्या कहा एप्पल को, भाई तुम अमेरिका में कंपनी लगाओ। तो एप्पल का कहना है कि हम भारत में ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर है, थोड़े बहुत स्किल इम्प्रूवमेंट कर देते हैं तो उनको वो कम पैसे में देके अच्छा से अच्छा काम करा सकते हैं। वही आप विदेशों में चले जाइए तो वो लगभग 10 गुना महंगे लेबर हैं उनके यहाँ। तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि हमारी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट जैसे हम करेंगे तो विदेशों में वो जाकर या भारत में भी अच्छा अपना एक्सपोज कर सकते हैं, अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अब देखिए विशेषता क्या है, तो इसमें आपको पहले तो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, फिर रोजगार मेला लगाया जाएगा जिसके तहत आपको एक अच्छा रोजगार मिल सके, फिर विशेष परियोजनाएं, विशेष प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे आपके लिए और लघु अवधि के प्रशिक्षण आपको प्रदान किया जाएगा। जब ये 2015 में स्टार्ट हुआ तो ये समझिए कि ये पॉइंट मतलब कि प्रथम चरण था इसका, है ना। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि इसमें एक साल में ही लगभग 20 लाख मतलब 19.85 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। गवर्नमेंट इससे प्रोत्साहित हुई। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे प्रोत्साहन उनको मिला कि काफ़ी सारे युवा इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये 2.0 लेके आते हैं और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2016 में। अब इसमें विशेषताएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। मतलब इन योजनाओं से संबंधित भी प्रशिक्षण इसमें कराए गए।
अब लक्ष्य रखा गया 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, लेकिन परिणाम निकल कर आता है कि 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। गवर्नमेंट फिर इससे प्रोत्साहित हुई, देखी कि युवाओं का इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर लेकर आते हैं PMKVY 3.0 और इसकी अवधि रखी जाती है वर्ष 2020 से 2022 तक। इसमें अब कहा गया कि आप अपने कौशल मार्गों का स्वयं चुनाव कीजिए, है ना, ताकि ऐसे पारितंत्र का विकास करें जिससे जो हमारे युवा है, जो अभी मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से स्किल प्राप्त कर सकें। और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई गई, क्योंकि निजी क्षेत्रों के पास बहुत सारे स्किल इम्प्रूवमेंट के अवसर होते हैं। फॉरेन से उनके पास जो स्किल्ड लेबर या स्किल्ड टेक्नीशियन आते हैं, उनसे हमारे देश के लोग वहाँ पर जा कर के एक बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को इसमें बढ़ाया गया। लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, जिसमें अभी वर्तमान में क्या है, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग आदि विषय को शामिल किया गया, क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। 2-3 साल पहले आप लोग देखे होंगे तो 3D प्रिंटिंग का बहुत ही ज़्यादा स्कोप या चर्चा में बना रहता था। इसी क्रम में PMKVY 4.0 लागू किया गया, कब, वर्ष 2023-24 में। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को हमें कौशल प्रदान करना है। अब देखिए, अभी वर्तमान में जो हम जिस समय में आज हम हैं, है ना, अभी समय किसका है, AI का, है ना, सबसे ज़्यादा डिमांड में है AI, और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार भी जनरेट हो रहा है। और दूसरा है एक कोडिंग। आपने देखा होगा कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनकर तैयार हुई है, इसमें करेंट के जो डिमांडिंग सब्जेक्ट हैं उसको शामिल किया जा रहा है और बच्चों को कोडिंग सिखाए जा रहे हैं, है ना। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप देख ही रहे हैं, फिर रोबोटिक्स, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स को भी शामिल किए गए। सॉफ्ट स्किल्स दैट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन क्षमता को बढ़ाना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना, ताकि आप आपको एक्सपोजर मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। कुछ नहीं तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, यूट्यूब में एक छोटा सा चैनल जनरेट कर सकते हैं, चैनल चला सकते हैं, इसकी स्किल डेवलपमेंट आपको की जाएगी। यही सभी कहलाते हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो ये हो गया। आयु सीमा निर्धारित की गई है 15 से 59 वर्ष, मतलब युवा के साथ साथ उसके अपर एज वाले भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखिए 4.0 को इसको विलय कर दिया गया है, पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना का विलय कर दिया गया है। तो ये हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पात्रता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, है ना। बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है और आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण अवधि होती है 3 माह, 6 माह और 1 साल के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण होता है और अलग अलग जो कोर्स होते हैं उसमें आपको क्या किया जाता है, इनरोल किया जाता है। तो ये हो गई प्रशिक्षण अवधि की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। इस योजना की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को और ये 25 सितंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन अंत्योदय दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने NRLM को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसमें कुछ उप योजनाएं भी हैं, उप कार्यक्रम हैं। वही उप कार्यक्रम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, NRLM का एक उप योजना है। और इसको मंत्रालय, कौन नोडल मंत्रालय है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। वित्त पोषण है, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें क्या करेंगे, वित्तीय योगदान देंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है?
नाम से ही समझ आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हमें क्या करना है, कौशल स्किल डेवलपमेंट हमें करनी है। तो ग्रामीण परिवारों को क्या करना है, उनकी आय में विविधता लाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवार मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कृषि कार्य में, है ना। तो विविधता लाएंगे तो मान लीजिए कि माँ बाप अगर कृषि कार्य में इन्वॉल्व हैं तो बच्चे उसके किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो, ताकि जोखिम ना बढ़े, है ना। कृषि कार्य में अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आ जाती है, उतना उत्पादन नहीं होता है, तो पूरे परिवार पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब विविधता हो जाएगी, बच्चे दूसरा काम करेंगे, तो मान लीजिए कृषि में कुछ जोखिम होता है तो बच्चों के आय से परिवार को संभाला जा सकेगा। तो यही होना है कि आय में हमें क्या करनी है, विविधता लानी है। ग्रामीण युवाओं को कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना है। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को इसमें क्या करना है, लक्षित करना है, क्योंकि यही युवा माने जाते हैं ना, 15 से 35 वर्ष को। इसमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी के 50%, मतलब जितना भी इसमें शामिल किया जाएगा उसमें से लगभग 50% इस वर्ग के लोगों को रखा जाएगा। अल्पसंख्यक लोगों का लगभग 15%, दिव्यांग लगभग 3% और महिलाओं को विशेष रूप से इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं ग्रामीण युवाओं को नियमित मासिक वेतन और न्यूनतम वेतन से अधिक वाली नौकरी उपलब्ध कराना। मतलब एग्जिस्टिंग में अभी मान लीजिए आपको जो भी वेतन उपलब्ध हो रहा होगा, किसी काम में इन्वॉल्व है, तो उनसे अधिक वेतन वाले काम में आपको नौकरी को उपलब्ध कराना है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पात्रता। जैसे हमने अभी आप देखा कि ग्रामीण युवा होने चाहिए जिनकी उम्र 15 से लेकर 35 वर्ष के हो। फिर इसमें एससी, एसटी, महिला, पीवीटीजी और दिव्यांग, ये 35 वर्ष तक की इनको छूट प्रदान की गई है। मतलब ये समूह के लोग 45 वर्ष के होंगे, सॉरी मैंने 35 बोल दिया था, 45 वर्ष तक हैं तो भी इनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये हो गई। फिर प्रशिक्षण अवधि की बात करते हैं तो 3 से लेकर 12 माह तक आपको क्या किया जाएगा, अलग अलग कोर्सेस में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये तो हमने कर ली कुछ इनकी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में, 16 जनवरी 2016 को, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, जिसके तहत इसमें जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। अब देखिए, स्टार्टअप का एक मेन फंडा है या कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको नई चीज़ों को, जो हमारे नवोन्मेष है, मतलब नए आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, है ना। इनोवेशन को गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए इस स्टार्टअप को लॉन्च किया गया, ताकि इनको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और रोजगार के अवसर आपको प्रदान किया जा सके। मतलब ये इनोवेशन से रिलेटेड है स्टार्टअप जो है। प्रमुख स्तंभ है इसमें किया क्या जाएगा, तो आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा स्टार्टअप के क्या करते हैं, समिट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, आपको प्रोत्साहन मिलता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, है ना। उद्योग में अकादमिक साझेदारी और इंक्यूबेशन प्रदान करना। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि एक जगह में इंक्यूबेशन सेंटर होता है ना, उसमें आपको आपकी जो प्रोफाइल है, आपके सेक्टर है, उनसे संबंधित आपको सहायता प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, गाइडेंस प्रदान करना, कैसे आपको आगे बढ़ना है। मतलब जैसे इनक्यूबेटर का क्या मतलब होता है, जो एक मुर्गी होती है वो अंडे को क्या करती है, सेती है, दैट मीन्स उसको मेच्योर करती है ना। तो इनिशियल स्टेज में आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक मेच्योरिटी के लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है, ताकि आप परिपक्व हो सके, मेच्योर हो सके। इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, है ना। सरलीकरण और सहायता, मतलब
जो भी ये क्षेत्र है इसमें सरलीकरण हो, बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही ना रहे, है ना, क्योंकि इसके कारण ही बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नई नई योजनाओं को करने से कतराते हैं। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, अब थोड़ा सा ईजी किया गया है। पात्रता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो कंपनी का गठन भारत में हुआ हो या फिर उसका पंजीकरण भारत में हुआ हो। दूसरा, संस्था का जो पंजीकरण है वह 10 वर्ष से पूर्व का ना हुआ हो। मतलब जो भी कंपनी आप बना रहे हैं या पंजीकरण करा रहे हैं तो आज से पिछले 10 वर्ष तक के अवधि में ही आपका पंजीकरण हुआ हो, उससे पुराना ना हो। किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वो जो वार्षिक टर्नओवर है ना वह 100 करोड़ से अधिक ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत वित्तीय जो टर्नओवर का कितने का सीमा निर्धारित की गई है, तो लगभग 100 करोड़ की सीमा निर्धारित इसमें की गई है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, यानी कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 2016 में ही स्टार्ट किए गए हैं। अब ध्यान रखना है कि ये स्टैंड अप इंडिया वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उसमें क्या था, कॉरपोरेट वाणिज्य मंत्रालय था, है ना, इसमें है वित्त मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और उद्देश्य ही इनका डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है। इसमें क्या कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच संस्थागत साख तक आसान बनाना। मतलब जब भी हम उद्यम करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी या सबसे बड़ा चैलेंज होता है वित्तीय समस्या, है ना। हमारे पास, सबके पास, आपके पास अगर मैं आपको कहूँ कि उद्यम के छोटे छोटे आप आइडियाज़ दे दें तो लगभग सभी एस्पिरेंट्स के पास कुछ न कुछ आइडियाज़ ज़रूर होंगे, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। पैसे वाले अधिक पैसे वाले इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास आइडिया है प्लस उनके पास पैसा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ पैसे वाले ही क्यों आगे बढ़ें, है ना। तो भाई इसके लिए जिनके पास आइडिया है उनको भी हमें क्या करना है, सपोर्ट प्रदान करना है ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो इसमें अब देखिए, इसको ध्यान रखिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला और पुरुष दोनों आएंगे, लेकिन अदर देन SC ST सिर्फ महिला आएगी। इसे आपको ध्यान रखना है ना। ये कीवर्ड है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। SC ST के महिला और पुरुष दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एवं महिला उद्यमी। फिर दूसरे किसी भी कास्ट के हो उसमें सिर्फ महिलाओं को ही रखा जाएगा, है ना। अगर आप दूसरे कास्ट के हैं, सपोज जनरल के हैं, सपोज OBC के हैं, सपोज EWS के हैं, तो इसमें से महिला को ही शामिल किया जाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो आप मुद्रा लोन ले लीजिए, है ना। दूसरी योजनाएं हैं आपके लिए, ठीक है। इस कीवर्ड को थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उसकी प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण किसी नव उद्यम ग्रीन फील्ड हेतु उपलब्ध कराना। ग्रीन फील्ड दैट मीन्स कि नव उद्यम मतलब किसी नए काम के लिए आपको क्या कराया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें पात्रता है। पहली पात्रता तो हमने सबसे पहले जो देखी थी वो क्या पात्रता थी, ST SC प्लस महिला, है ना, एवं महिला। ये 3 लोगों को लिए ही क्या किया गया है, महिला उद्यमी, इनके लिए ही हमने इस योजना को लॉन्च किया है। और इसमें क्या होनी चाहिए कि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, ऋण केवल नई ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध होगा। दैट मीन्स आपका काम जो हो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर वाले के नाम से कोई उद्यम कर रहा है उसी के नाम से आपने रीफाइनेंस नहीं करा सकते या फाइनेंस आप नहीं करा सकते। आपको एक फ्रेश आपका काम होना चाहिए। ऋणग्राही को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का दोषी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप डिफाल्टर ना हो किसी बैंक के, है ना। ये हो कि भाई किसी बैंक का आपके ऊपर कर्जा हो, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके
उसमें। तो इस प्रकार हमने देखा युवाओं से संबंधित योजनाओं को, और फिर ताकि हम इसे अलग अलग सेक्शन में बांट के पढ़ रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में और एग्ज़ाम की तैयारी करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगा हो और थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्जॉय किया हो आपने इस सेशन को, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने कलीग्स को या फिर अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उनको आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट सेशन में हम एक अलग सेक्टर को लेकर आएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।